मापन, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट। यहां से क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधे भी आ सकते हैं और थोड़े से टेक्निकल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों की चर्चा करेंगे। पहले हम समझाएंगे आपको कि मापन होता क्या है और मापन की आवश्यकता होती क्यों है। तो कोई भी वस्तु, जैसे हमारा ये यूनिवर्स है, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या भौतिकी विज्ञान पढ़ते हैं, तो भौतिकी विज्ञान में हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं, नेचर के जो फिनोमेना हैं उनका अध्ययन करते हैं। और नेचर यानी कि जो यूनिवर्स है वही हमारा नेचर है। उस यूनिवर्स में या हमारे नेचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल द थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब नेचर का हिस्सा हैं। वो सब क्या है, नेचर का हिस्सा हैं। और अगर वो नेचर का हिस्सा हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम बात यहाँ पे क्या करेंगे, नेचर की करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे। नेचर जो होगा वो आपका कोई ना कोई यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि कोई कोई आपके क्या होंगे, घटक होंगे। और इस घटक के क्या होंगे, सभी चीजें शामिल होंगी, ऑल द थिंग्स। जिस चीज को भी आप सेंस कर सकते हो, यानी कि जिस चीज को आप सेंस कर सकते हो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेंस कर सकते हो, वे सभी क्या होती हैं, आपकी वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके क्या होंगे, अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपने उनके क्या होंगे, गुण होंगे। तो नेचर में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं, वे सभी इंटिटी, वे सभी पिंड या वे सभी फिनोमेना, वे सभी घटनाएं जिनको हम सेंस कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, उनके कुछ ना कुछ अपने क्या होंगे, गुण होंगे। तो उन गुणों को, उन पदार्थों के गुणों को जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हम माप सकते हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं इसको भौतिक राशि, भौतिक राशियां। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम जान सकते हैं, वे सब क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। यानी कि एक बात क्लियर हो गई यहां पर कि फिजिकल क्वांटिटीज का ही हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का भी हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो जब हम मापन किसी चीज का करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का मापन करते हैं तो हमको दो चीजों की यहां पर आवश्यकता होगी। एक तो उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट्स की जिसकी हमको क्या करनी है, मेजरमेंट करना है, यानी कि मापन करना है। यानी कि हमको भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, किसी न किसी भौतिक राशि की हमको आवश्यकता होगी। और साथ में हम हमेशा जब मापन करते हैं तो हम तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम पहले से एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, एक मानक मान डिसाइड कर लेते हैं। उस मानक मान को ही क्या कह देते हैं, हम लोग यूनिट कहते हैं या इकाई कहते हैं। उस मानक मान को हम लोग क्या कह देते हैं, इकाई कह देते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, यूनिट कह देते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक जिसको मापना है वो आपकी हो गई भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे सब कुछ हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और जिनको हम महसूस कर सकते हैं उनको हम माप सकते हैं। मापन एक प्रकार का तुलनात्मक तरीका है जिसमें हम पहले से ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू निर्धारित कर लेते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं। उस यूनिट के आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं ए और बी,
ए और बी की बीच की हमने मान लिया कि दूरी ये आपकी 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी हमने डिसाइड कर ली कि ये क्या है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर क्या है वो अलग की बात है, हमने यहां डिसाइड कर लिया। अब 1 मीटर क्या हो गया, आपकी इकाई हो गई। अब हम किसी भी भौतिक राशि में जिसमें हमको लंबाई ज्ञात करनी होगी, तो हम देखेंगे उस भौतिक राशि में ये जो 1 इकाई है वो कितनी बार है। अगर 1 बार इकाई आई है तो 1 मीटर हो जाएगा। अगर उसमें 2 बार इकाई आ गई है तो 2 मीटर होगा। अगर 3 बार इकाई आ गई है तो 3 मीटर होगा। अगर 100 बार आई है तो क्या होगा, 100 मीटर हो जाएगा। यानी कि इकाई के आधार पे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का मापन या मेजरमेंट करते हैं, और वो इकाई उस भौतिक राशि में जितनी बार आती है उस भौतिक राशि की मात्रा उतनी ही हो जाती है। अभी इसको और हम समझेंगे जब इसको एक एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे आपको। और भौतिक जो जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, ये कोई ना कोई क्या होती है, आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, कोई क्वांटिटी होगी। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि हमको यहां पर एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है। और यूनिट के जो संख्यात्मक मान होता है हमेशा 1 होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकाई का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो इकाई का संख्यात्मक मान 1 होता है। इकाई का संख्यात्मक मान क्या होगा, 1 होगा। इकाई का संख्यात्मक मान क्या होगा, यहां पर 1 होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है यहां पर कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी यूनिट क्या होती है, इस पे हम आ जाते हैं। इसकी हम चर्चा यहां पे करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए, तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी राशि जिसको हम लोग कह देते हैं अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और एक होती है कौन सी, आपकी सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। बहुत आसानी समझिएगा इसको। भौतिक राशियों को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है अदिश, आ का मतलब नहीं, एक निगेटिव सेंस में लिया गया है, और दिश का मतलब दिशा, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको मेजर करने के लिए या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें हम दिशा को यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको मैंगो आम खरीदना है तो आम वाले से आप क्या कहोगे कि हमको भाई 1 किलो आम दे दो। तो उसमें परिमाण आ गया कि आपका 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। आप ये तो उससे कहोगे नहीं कि हमको 1 किलो आम नॉर्थ वाला दीजिएगा या 1 किलो आम हमको दक्षिण वाला दीजिएगा, ऐसा तो हम बोलते नहीं हैं। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रेजेंट करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, अदिश राशियां कहलाते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो अदिश राशियों में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अदिश राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, केवल परिमाण की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आपसे पूछ ले यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हम बात करते हैं यहां पर दूरी, डिस्टेंस, दूरी जो हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया,
ऐसी राशियां जिनको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिमाण की रिक्वायरमेंट होगी, दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी अदिश राशियां कहलाएंगी। इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दूरी मतलब डिस्टेंस, चाल मतलब आपकी स्पीड, घनत्व का मतलब डेंसिटी, वॉल्यूम एंड एरिया। दीज आर द स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां, जिनको मापन करने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? सदिश, श मतलब सहित, जिसमें परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है बताने के लिए। जैसे जैसे अगर कहा जाए कि कोई वस्तु विस्थापित हो रही है, तो बिना ये बताए कि किस दिशा में विस्थापित हो रही है, आपका उत्तर पूरा नहीं होगा। अगर आप बता रहे हैं कि कोई किसी चीज में त्वरण हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन, त्वरण किस दिशा में हो रहा है। अगर आप बता रहे हैं कि बल लग रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स किस दिशा से लग रहा है। यानी कि ऐसी राशियां जो बिना डायरेक्शन के उसको आप एक्सप्रेस या उनका कोई वैल्यू नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है? हमको परिमाण के साथ साथ हमको किसकी जरूरत होती है? दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। दोनों यूज होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जिसमें यूज होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके सदिश राशियां कहलाएंगी। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या है? आपका एक सदिश राशि है। जैसे वेलोसिटी यानी कि वेग, सदिश राशि है। जैसे एक्सीलरेशन, त्वरण, जैसे आपका फोर्स, बल, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग एक करके देखेंगे। तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या है कि दोनों की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी, यानी कि आपका वो सदिश राशियां कहलाएंगी। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, इनमें से कौन सी आपकी क्या है? अदिश राशि है। तो अब यहां दिमाग क्या रखेंगे आप? दिमाग में रटना नहीं है आपको, ये सोचिए कि किसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी और किसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। उसके आधार पे आप इसको क्लियर कर लेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन होने वाला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहां पर कि जो हमारी जो मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, तो मुख्य रूप से भौतिक राशियों को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कह देते हैं फंडामेंटल, मूल राशियां कह सकते हैं इसको। दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, इनको हम लोग पूरक राशियां कह देते हैं, पूरक राशियां। और एक होते हैं आपकी डिराइव्ड। कौन सी होती? डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियां। तो तीन तरह की राशियां आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। फंडामेंटल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, और आपके डिराइव्ड कौन से होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि फंडामेंटल जो है उनकी संख्या 7 है। 7 ऐसे जो है राशियां हैं, मूल राशियां, जो हम क्या कहते हैं, उनको मूल राशियां कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री केवल 2 हैं, पूरक राशियां, और इनकी संख्या समय के साथ जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग जो है जितनी हमारी खोज बढ़ती चली जाएगी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो डिराइव्ड की संख्या लगातार बढ़ती चली जा सकती है, इनकी संख्या बहुत सारी है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि फंडामेंटल क्या होते हैं, पूरक क्या होते हैं, और आपके डिराइव्ड्स क्या होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि फंडामेंटल वे राशियां होती हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, या जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, उनकी जो सेंस करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए प्राइमरी लेवल पर जिन जिन राशियों की हमको आवश्यकता पड़ी थी उनको हम लोग क्या कह देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कह देते हैं। और इनकी संख्या कौन कौन सी आपकी 7 है। जैसे एक समय रहा होगा जब हमको लंबाई को जानने की आवश्यकता पड़ी होगी, तो हमने वहां पर लंबाई को निकाला होगा। फिर हमको द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ी होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमको एक चीज मिल गई है, तो हमने कहा ये कितना लंबा है। हमको उस समय इसकी लंबाई के बारे में पता नहीं थी। फिर हमने क्या किया, हमको चीज और मिल गई, वो क्या है, इससे और ज़्यादा लंबा है। अब हम तुलना करेंगे तो केवल इतना कह सकते थे कि ये इसकी अपेक्षा क्या है, लंबा है, लंबाई ज़्यादा है। लेकिन उसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो हर वस्तु को उसकी साइज को जानने के लिए हमने क्या किया, लंबाई को बनाया। क्या बनाया, लंबाई को निर्धारित किया। उसके बाद हमने एक चीज को अपने हाथ पे रखा, फिर हमने एक और चीज को उसके हाथ पे रखा। तो पहली चीज को जैसे मान लो हमने इसको हाथ पे रखा, इससे हमको ज्यादा इस पर जो बल नहीं लगा। फिर हमने उठा करके क्या किया, इसको रखा। अब इस पे क्या हो गया, बल ज्यादा लग गया। यानी कि इसके और इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, मास का डिफरेंस है। यानी कि अब हमने क्या निकाला होगा, मास क्या होता है। तो जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती गई, हम अलग अलग जो है वो क्या किया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का इजाद या उसका निर्माण करते चले गए। आज हमारे पास 7 प्रकार की क्या है, फंडामेंटल राशियां हैं, यानी कि मौलिक राशियां हैं। उनके मात्रक पूछ सकता है आपसे कि क्या होते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, मौलिक राशियां क्या होती, या मूल राशियां कह सकते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली आपकी होती है लंबाई, लेंथ। कौन सी होती है, लेंथ। दूसरा आपका होता है द्रव्यमान, यानी कि मास। तीसरा आपका होता है समय, टाइम। चौथा आपका होता है तापमान, टेम्परेचर। पांचवा आपका होता है विद्युत धारा, करंट। छठा आपका होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7वां आपका होता है, 7 आपका होता है पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 क्या होते हैं, आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन तो यहीं पे आ सकता है कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, बहुत सामान्य क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है। फिर यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो ये है कि इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी इकाई क्या होती है। तो लंबाई को हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, इकाई। और जब भी हम इकाई की बात करेंगे तो एक की बात करेंगे, 1 मीटर। उसी की तुलना में हम
अलग हमारी जो राशियां होंगी उसमें जितने मीटर होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिसाइड कर लेंगे। द्रव्यमान का जो हम नापते हैं वो आपका होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम में नापते हैं। समय को हम लोग नापते हैं सेकंड में, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तापमान में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में डिग्री सेल्सियस लेकर चले आते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा तापमान का जो मूल मात्रक है वो केल्विन है। क्या है? केल्विन। ध्यान रखिएगा इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है? आपका केल्विन है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तापमान का मूल मात्रक क्या होता है। तो तापमान का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? आपका केल्विन होता है। विद्युत धारा जो होती है इसका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता जो होती है इसका आपका होता है कैंडिला। कैंडिला। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका है मोल। मोल। मोल MOLE। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? L से। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर देते, या इसको L से करते हैं, इसको हम लोग किलोग्राम से करते हैं, या इसको हम M से कर सकते हैं। M का मतलब मीटर, किलोग्राम, स्मॉल s केल्विन, एम्पियर, CD और MOL मोल। ये ध्यान रखिएगा। तो मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, केल्विन को K से, एम्पियर को कैपिटल A से, कैडिला को CD से और मोल को MOL से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको या तो तुलना करने दे देगा कि तापमान का जो है वो यूनिट क्या होती है, तो केल्विन होती है फंडामेंटल। जो तीव्रता की क्या होती है, तो कैडिला होती है। पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, तो मोल होती है। तो आपको एक कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये 7 हैं, इन्हीं के आधार पर इन्हीं को ध्यान रखिएगा। जो मूल मात्रक हैं, एक या एक से अधिक मूल मात्रकों को, एक या एक से अधिक मूल मात्रकों को जब हम यूज करते हैं और एक नया मात्रक बनाते हैं या एक नई राशि बना देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं या डिराइव्ड कहेंगे। अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम लोग डिराइव्ड कह देंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बताया था हमने आपको पूरक। कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक राशि। तो पूरक राशियां क्या है? केवल 2 हैं। ध्यान रखिएगा, पूरक राशियों की संख्या केवल 2 है। एक आपका जो है वो समतल कोण है और एक आपका घन कोण, या कह सकते हैं इसको आप सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल या इसको कहते हैं प्लेन एंगल कह सकते हैं। प्लेन एंगल या, तो ध्यान रखिएगा कि पूरक राशियां केवल 2 हैं, यानी कि एंगल एक प्रकार की क्या है? आपकी फंडामेंटल यूनिट है। सॉरी, क्या है? आपकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। कौन कौन सी है? समतल कोण और आपका ठोस कोण। समतल कोण का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि एक एक्स एक्सिस है और एक मान लो वाई एक्सिस है। इसके बीच में इस प्लेन से जितने भी आपके एंगल बनेंगे ये सब क्या कहलाएंगे? आपके एक समतल में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका समतल कोण कहलाएगा। इसकी जो यूनिट होती है, समतल कोण की जो इकाई होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। ध्यान रखिएगा, रेडियन, RAD, रेडियन होती है। जबकि जो घन कोण होता है वो किसी स्फीयर का या किसी ठोस वस्तु का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने क्या किया, इसको एक इस तरह से डिवाइड कर लिया। ये तो इसका जो निकला हुआ भाग होगा ये वाला पोर्शन, ये जो निकला हुआ पोर्शन होगा ये किस एंगल पर होगा? तो यहां पर ये 3D में आ जाएगा। किसमें आएगा? ये 3D में आएगा। और समतल कोण क्या होगा? आपकी केवल 2D में आएगा। तो 3D में आने की वजह से इसकी जो यूनिट होती है घन कोण की वो आपकी हो जाती है स्टेरेडियन।
क्या हो जाती है, स्टेरेडियन। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि समतल कोण का इकाई क्या होती है, तो रेडियन होती है, और घन कोण की इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। और जो थर्ड है वो आपका कौन सा है, डेराइव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब ये कि किसी, जो कोई चीज पहले थी उससे बनाया गया है। जैसे एग्जाम समझिएगा, जैसे हमारे पास क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई है। अब हम जानते हैं कि हम लंबाई को कई तरीके से यूज कर लेते हैं। हाइट होगी तब भी लंबाई होगा, विड्थ होगी तब भी लंबाई होगा, है ना, और लेंथ है तो खैर हाई है वो। यानी कि हम लंबाई को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लंबाई को जब हम उसकी डायरेक्शन भी यूज कर लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। उसी के आधार पर जब हम लंबाई को अलग अलग दिशा में यूज करके एक नया राशि बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं यहां पर एरिया की, सबसे आसान चीज है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ और विड्थ, यही तो होता है, L इंटू बी ही तो होता है। अब हम लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई भी किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, एरिया की हो गई। इसमें 2 बार लंबाई जोड़ दिया गया है, यानी कि एरिया एक प्रकार से क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया, यानी कि 2 बार उसमें क्या किया गया है, मीटर का यूज किया गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें वॉल्यूम की, किसकी बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी और इंटू एच। एल बी एच ही तो होता है। अब L को किसमें नापोगे आप, मीटर में, चौड़ाई किसमें नापोगे, मीटर में, ऊंचाई किसमें, मीटर में नापोगे, तो क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन का यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गया, घन क्यूब हो गया, और इसका क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पहले से जो मूल मात्रक थे, जो मूल राशियां थी, उन्हीं से क्या हो रहा है, नई राशियां बन रही हैं। इनको हम लोग कह देंगे, ठीक। जैसे हम बात करते हैं यहां पे घनत्व की, डेंसिटी की, किसकी बात करेंगे यहां पर हम लोग, घनत्व की, डेंसिटी की। तो हम सभी जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो मास पर वॉल्यूम होता है, यानी एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ की कितना द्रव्यमान उसमें सन्निहित है, वो उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। और ये हमेशा क्या एक जैसा होता है। तो घनत्व बराबर हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग किसमें नापते हैं, मास मतलब द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, यहां पर आयतन हो गया, यही तो हो गया। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान को हम किसमें नापते थे, किलोग्राम में, और आयतन का क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो डेंसिटी की इकाई क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई कि नहीं हो गई। डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों हो गई, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो निकल आया। ऐसे आप इसका निकाल सकते हो। जैसे बात करें हम त्वरण की, एक्सीलरेशन की बात अगर हम करते हैं, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, तो हमको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। हम इसको पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में क्या हुआ है, परिवर्तन की दर हुई है। और आपको पता है कि जो वेग होता है, वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ds अपॉन
dt, यही तो होता है, और एक t पहले से ही है यहाँ पर, यही तो है। और हम इसको किस में नापते हैं, इसको हम किस में नापते हैं, मीटर में पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। टाइम से नापते हैं, हम सेकेंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण की यूनिट क्या हो, तो क्या बता दोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया इसको समझिए आप। यहां पर त्वरण बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर होती है। और वेग जो होता है यहां पर क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, यही तो है। तो वेग में परिवर्तन की मतलब क्या हो गया, v अपॉन टी हो गया। v मतलब वेलोसिटी हो गया। और आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, लंबाई में, मीटर में, और समय को मेजर करते हैं हम सेकंड में। और एक हमारे पास टाइम पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया। यानी कि त्वरण की इकाई क्या हो जाती है, आपका क्या हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐसे ही मान लो आपसे पूछ लेता है यहां पर बल की, पूछ लेता है फोर्स की। किसकी पूछ लिया आपकी यहां पर, फोर्स, बल। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, ma। यहां पे m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। हमको पहले से पता है कि जो द्रव्यमान होता है उसको हम किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। और अभी हमने देखा कि त्वरण होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी कि बल का जो यूनिट होगी क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यही तो हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। यानी कि फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि बल का इकाई क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको हम लोग कह देते हैं न्यूटन। तो द्रव्यमान जो बल होता है उसका यूनिट क्या हो गई आपकी, न्यूटन हो गई। 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात किया जाए आपका कार्य की, अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, कार्य की, वर्क, तो आपको पता है वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य तथा कार्य की दिशा में विस्थापन, कार्य की दिशा में विस्थापन अगर हुआ है, कार्य तभी माना जाएगा जब वो कार्य के समय क्या हो, विस्थापन हुआ हो। और आपको पता है कि विस्थापन जब भी आएगा तो किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। और बल का क्या होता है आपका, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो वर्ग की इकाई क्या हो गई यहां पर, न्यूटन मीटर हो गई। फोर्स की क्या हो गई आपकी, न्यूटन हो गई। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन यहां पर कि सामर्थ्य जो होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये सब व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पावर की, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, पावर। तो पावर यानी कि जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है। शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं,
कार्य पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एक निश्चित समय में कितना कार्य किया जा रहा है वही क्या है, पावर है। और आपने पढ़ा यहां पर वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड हो गया, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जूल कह सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल पर सेकंड कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, वाट कह देते हैं। तो चाहे वाट कहिए या आपको जूल पर सेकंड कहिए या आप नैनोमीटर पर सेकंड कहिए, ये सब क्या है, आपके पावर की इकाइयां हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं आप इसको, न्यूटन मीटर को आप क्या जूल कह सकते हैं, उसके बाद पर सेकंड हो गया ये। तो पावर को हम लोग न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट भी होती है, वाट जूल पर सेकंड भी होती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होती है। तो इन सब चीजों को हमको समझने का प्रयास करना है। अगर पूछ ले कि आवेग जो होता है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, तो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, समयांतराल, बल और समयांतराल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स कितने टाइम तक लगता है, उसका इंपैक्ट कितना होता है, वही क्या होता है, उसका इंपल्स कह देते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, फोर्स की क्या हो जाएगी, यहां पर अभी आपने देखा था फोर्स F बराबर क्या था, यहां पर ma था, तो यहां पर हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। फोर्स की क्या है आपकी न्यूटन, और यहां पर क्या आपका सेकंड। तो अगर आपसे आ जाए कि आवेग का यूनिट क्या होती है, तो आवेग की इकाई क्या हो जाती है, न्यूटन सेकंड हो जाती है, न्यूटन सेकंड हो जाती है। ऐसे ही संवेग का अगर पूछ ले, किसका पूछ ले, संवेग का, मोमेंटम का, मोमेंटम P से नोट करते हैं, P इक्वल टू mb, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और मास क्या होता है आपका किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दाब का, प्रेशर का, प्रेशर का पूछ ले यूनिट, प्रेशर, तो प्रेशर का होता है आपका क्या होता है, F बराबर P बराबर क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो बल होता है, यानी कि एक निश्चित फोर्स एक निश्चित कहां पे लग रहा है, एरिया पे लग रहा है, तो F इंटू ए हो जाता है एरिया। आपको पता है कि फोर्स क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या है आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाती है। आपने इसको देखा होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें यहां पर, तो दाब के और कई यूनिट हो सकते हैं, पास्कल भी होता है, एक पास्कल, एक पास्कल, एक पास्कल जो होता है वो 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 10⁴ नैनोमीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक पास्कल। यानी कि पास्कल यहां पर क्या है, ज्यादा होता है, और न्यूटन मीटर जो है वो यहां पर क्या है, कम होता है। पार भी होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पार भी होती है, प्रेशर की यूनिट डाइन भी होती है, पार, डाइन, पास्कल, न्यूटन,
मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर F अपॉन ए होगा, F अपॉन ए होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर की यूनिट कई सारी होती है, बार होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, आपकी डिराइव्ड थी, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे आएगा जरा इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन वो पूछ लेता है यहां पर इस तरह से कि निम्नलिखित में घनत्व का मात्रक कौन सा है, डेंसिटी का मात्रक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में सामर्थ्य का मात्रक कौन सा है, सामर्थ्य यानी कि पावर की मात्रक क्या है। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहां पर ये पूछ सकता है। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहां से आया है, उसका अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली उसको आप कर पाओगे, वहीं पर आप निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूला पता हो। और इतना कठिन भी नहीं है, सारी चीजें जो हैं वो 7 से ही निकली हुई हैं। और 7 में से आपने देखा होगा जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें केवल 3 यूनिट का काम आता है या 3 राशियों का काम आता है। एक तो आपका लंबाई, द्रव्यमान और आपका समय, बस। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इन्हीं तीनों का बार बार आपके एग्जाम में यूज होगा। बाकी किसी का उपयोग बहुत रेयर होगा तो होगा। जितना भी मैंने आपको अभी दिखाया है, आपका डेंसिटी हो गया, आपका जो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, आपका इम्पल्स हो गया, संवेग हो गया, पावर हो गया, ये सब आप पे इन्हीं तीनों में क्या है, डिपेंड है। इन तीनों के बाहर आपका कोई भी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। तो इसको हमको समझना है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो हमारे पास जो भौतिक राशियाँ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं सिस्टम ऑफ द यूनिट। क्या कहते हैं उनको? सिस्टम ऑफ द यूनिट। तो बेसिकली 4 सिस्टम अभी काम कर रहे हैं। एक आपका होता है MKS सिस्टम, दूसरा आपका है CGS सिस्टम, तीसरा आपका है FPS सिस्टम और चौथा आपका है SI सिस्टम। सबसे जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंटरनेशनल जो दुनिया में मान्यता प्राप्त है, वो कौन सा है? आपका SI सिस्टम है। और SI सिस्टम जो है वो क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ, कह सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ द MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम का ही क्या है? एडवांस वर्जन है। MKS का मतलब होता है कि इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर, किलोग्राम और किसमें होगी? सेकंड में होगी। जब हम यूनिट किसमें लेते हैं? मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? MKS सिस्टम कह देते हैं। मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लेते हैं। इसमें लंबाई का जो मुख्य मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का जो मुख्य मात्रक है वो आपका किलोग्राम है, और समय का जो आपका मुख्य मात्रक है वो आपका सेकंड है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है CGS पद्धति। CGS में हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के रूप में, इकाई के रूप में लेते हैं, यानी कि छोटी होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब यहां पर सेकंड है। MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब यहां पर क्या है? आपका सेकंड है। फुट, पाउंड और सेकंड कहते हैं इसको। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और यहां पर क्या है? सेकंड है। ये ध्यान रखिएगा।
FPS को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग? ब्रिटिश प्रणाली भी कह देते हैं। और माप तौल का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, अगर पूछ ले कि माप तौल का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वो फ्रांस में है। माप तौल का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वो कहां पर है? वो फ्रांस में है। और फ्रांस में भी एक शहर है सेवरेस, वहां पर स्थित है वो। कहां पर? सेवरेस। सेवरेस में, फ्रांस के सेवरेस में माप तौल का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब जो बात आती है यहां पर वो ये है कि जो कुछ विशेष जो एग्जाम में पूछ जाने वाली जो इकाइयां हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं यहां पर। जैसे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती, जैसे आपका डेसिबल से हम लोग क्या नापते हैं, किसकी यूनिट है? जैसे मैक संख्या किसकी यूनिट है? जैसे बैरल में हम क्या नापते हैं, कितने लीटर होता है एक बैरल में? जैसे फैदम में हम क्या नापते हैं? नॉटिकल मील। जैसे डॉप्सन से क्या नापा जाता है? डॉप्सन से। जैसे आपसे पूछेगा क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक से क्या नापते हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे लगातार एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे डेसिबल, तो डेसिबल में हम क्या करते हैं? ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं। ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं, यानी कि शोर को नापते हैं। कैसे नापते हैं, कितना होता है, वो सब हम लोग साउंड में पढ़ेंगे। यहां पर डेसिबल में हम क्या नापते हैं? शोर या ध्वनि की प्रबलता को नापा जाता है। मैक संख्या से हम लोग क्या करते हैं? उच्च गति वाले जो विमान होते हैं उनकी चाल मापी जाती है। उनकी क्या नापी जाती है? उच्च गति वाले विमान की चाल नापी जाती है। मैक संख्या जो होती है वो एक प्रकार से क्या होता है? रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। किस चीज का? वस्तु की चाल। उस वस्तु की चाल क्या है? बटे ध्वनि की चाल। तो वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मैक संख्या कह देते हैं। अगर मैक, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैक की बात की जाए, अगर मैक लेस देन 1 है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सबसोनिक कह देते हैं। सबसोनिक कह देते हैं। अगर मैक इक्वल टू 1 है तो इसको हम लोग ट्रांसोनिक कह देते हैं। अगर मैक ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग सुपर सोनिक कह देते हैं। और अगर मैक क्या है? ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम लोग हाइपरसोनिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइपरसोनिक कह देते हैं। तो मैक नंबर अगर 1 से कम है तो सबसोनिक, मैक नंबर अगर 1 है तो ट्रांसोनिक, मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, यानी 1 से 5 के बीच में है तो क्या होगा आपका? सुपरसोनिक। मैक नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो क्या कहेंगे उसको? हाइपरसोनिक। जैसे इंडिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, ब्रह्मोस 2, वो कौन सी स्पीड की बनेगी?
हाइपरसोनिक की बनेगी। हमारे पास जो ब्रह्मोस 1 है उसकी स्पीड क्या है? ब्रह्मोस की स्पीड क्या है? सुपरसोनिक होती है। सब सोनिक में हमारे पास जो है 0.8 स्पीड मैक की है, जो एक प्रकार से हमारी इंडिया में क्रूज मिसाइल है। तो इंडिया में ध्यान रखिएगा कि जो आपका ब्रह्मोस 1 की स्पीड सुपरसोनिक और ब्रह्मोस 2 की क्या होगी? आपकी हाइपरसोनिक होगी। यानी कि ध्वनि की चाल से 5 गुने से ज्यादा चलेगी वो, ध्वनि की चाल से 1 गुने तक चलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसको वहां पर मेजर करते हैं। ऐसे ही बैरल, तो बैरल में हम क्या करते हैं? कच्चे तेल को मापा जाता है। कच्चे तेल को हम लोग मापते हैं, और कच्चे तेल को मापने के लिए एक बैरल में 159 लीटर होता है। क्या होता है? 159 लीटर होता है एक बैरल में। फैदम में हम लोग क्या नापते हैं? फैदम में हम लोग समुद्र की गहराई को नापते हैं। समुद्र की गहराई को नापते हैं, और समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम यहां पर 6 फीट बराबर क्या होता है? एक फैदम होता है, यानी कि लगभग 1.8 मीटर के आसपास होता है। तो एक फैदम की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 फीट होती है, जो लगभग 1.8 मीटर के आसपास होता है। ये जो स्पीड है, सॉरी, ये जो फैदम है, ये कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है। ये यूएस में केवल यूज किया जाता है, यानी कि ये एसआई यूनिट में शामिल नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से हम लोग क्या नापते हैं? समुद्र की दूरी नापते हैं। समुद्री दूरी नापने के लिए, यानी कि सी नेविगेशन के लिए हम क्या करते हैं? समुद्री दूरी को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉटिकल माइल को यूज करते हैं। समुद्री दूरी को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल माइल जो होता है, एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1852 मीटर या लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में लेंगे। ये लगभग 1.15 मील के बराबर हो जाता है। ये किस बराबर हो जाएगा? लगभग 1.15 माइल के बराबर हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो समुद्री दूरी को नापने के लिए हम लोग नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग फैदम का यूज करते हैं। डॉप्सन जो होता है, डॉप्सन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ओजोन की परत की जो थिकनेस होती है, ओजोन की जो परत होती है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में 25 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लेयर है ओजोन की, उसकी थिकनेस को हम लोग नापते हैं, वो डॉप्सन में नापा जाता है। तो अगर आपसे पूछा कि डॉप्सन में क्या नापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डॉप्सन में हम लोग क्या नापते हैं? ओजोन की परत की मोटाई नापी जाती, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट 0.01 मिलीमीटर। एक डॉप्सन की यूनिट कितनी होती है? एक डॉप्सन का मतलब होता है 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 मिलीमीटर बराबर एक डॉप्सन। तो डॉप्सन से हम लोग क्या करते हैं? थिकनेस नापते हैं, किसकी? ओजोन लेयर की। एक डॉप्सन की जो यूनिट होती है उसका मान कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है यहां पर क्यूसेक। हम लोग क्यूसेक से क्या नापते हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा। तो क्यूसेक से नापा जाता है बहते हुए पानी की जो तीव्र जो धारा होती है, बहते हुए, जैसे कैनाल से पानी छोड़ा गया, डैम से पानी छोड़ा गया, तो नदियों में कितना पानी बरसात में जो है वो बाढ़ के समय बह रहा है। तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर
कितने क्यूबिक फीट पानी वहां से फ्लो हो रहा है, उसको हम किस में नापते हैं? क्यूसेक में नापते हैं, क्यूसेक में नापते हैं। तो ये पूछ सकता है कि क्यूसेक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूसेक का यूज करते हैं। क्यूसेक जो होता है, यह होता है आपका क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने क्यूबिक फीट पानी जो है वहां से फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्यूबिक फीट पर सेकेंड कह देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे पूछ सकता है बाइट, क्यूबिट, ये किसकी यूनिट होती है? तो बाइट जो होती है वो आपका एक डिजिटल इकाई होती है, जिसको हम लोग बिट से बनाते हैं, बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1। एक बिट में, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इस तरह से हम यहां पर अगर बात करते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट और टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो किलोबाइट का मतलब क्या हो गया? 10⁻³ मेगा का मतलब क्या हो गया? 10⁻6 गीगा का मतलब हो गया 10⁻9 और टेरा का हो गया 10⁻12। ये इसकी यूनिट हो गई, यानी कि कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, कितने बाइट होगा उस पर्टिकुलर यूनिट में, उसको हम लोग केबी में, एमबी में, जीबी में और फिर टीबी में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो डिजिटल यूनिट हो जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यूबिट जो होती है ये क्वांटम बिट्स होता है। क्या होता है? ये क्वांटम बिट्स होता है। बिट में या बाइट में केवल हमारे पास 2 वैल्यू होती है, 0 और 1। क्वांटम बिट्स में हमारे पास 4 वैल्यू हो जाती हैं, या तो 0 1 होगी, या 0 0 होगी, या 1 0 होगी, या आपकी 1 और 1 होगी। ये 4 जो है हमको डेटा यहां पर मिलते हैं, इनको हम लोग क्या कह देते हैं? क्यूबिट कहते हैं। ये जो होता है क्यूबिट हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन से हमको प्राप्त होता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हमको मिलता है। इलेक्ट्रॉन का जब चक्कर होता है उससे हमको ये मिलता है। और ये जो मिलता है ये 2 तरह के फिनोमेना से मिलता है। एक होता है सुपरपोजिशन, उससे मिलता है, और एक हमारा होता है इंटेंजमेंट। ये टेक्नोलॉजी का मामला है, वहां पर इसको हम देखेंगे। यानी कि क्वांटम बिट जो होता है इसमें हम लोग क्यूबिट जो होता है, क्वांटम बाइट, क्वांटम कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की यूनिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाइट और क्यूबिट में क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहां से आप कर सकते हैं, इसको आप देखिएगा। अब यहां पर जो बात आती है कि लंबाई का, यानी कि दूरी का, डिस्टेंस का, या और द्रव्यमान की जो है सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा। 2 तरह से आप यहां समझिएगा। जब हम लोग बात करते हैं तो 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻12 और 10⁻15,
इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको हमको यूनिट पता होनी चाहिए कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 10 टू पावर 1 को हम लोग डेका, हेक्टो, तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग डेका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेक्टो कह सकते हैं, डेका। अब इसमें हम लगा लेंगे कि मीटर है कि क्या है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, किलो। 10 टू पावर अगर 6 हो जाए तो उसको हम लोग मेगा कह देते हैं। क्या कह देंगे, मेगा कह देंगे। मेगाबाइट जैसे सुना होगा आप लोगों ने, मेगाबाइट। 9 को गीगा, गीगाबाइट सुना था भी आप लोगों ने, गीगा। इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको आपको टेराबाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेरा। 12 क्या कह देंगे आप लोग, टेरा कह देंगे। ऐसे ही 15 को पेटा कह देंगे। क्या कह देंगे, पेटा कह सकते हैं। तो 10 टू पावर 15 का मतलब हो गया पेटा, 10 टू पावर 12 का मतलब हो गया आपका टेरा, 10 टू पावर 9 का हो गया आपका गीगा, 10 टू पावर 6 का क्या हो गया आपका, मेगा हो गया। ऐसे अगर 18 होगा तो क्या कह देंगे इसको, एक्टा, एक्सा कह देते हैं। 10 टू पावर 18 का कह देंगे आपको एक्सा कह देंगे। ऐसे ही क्या होता है, इसकी होती है छोटी यूनिट भी होती है। 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -12 और 10 टू पावर -15। ये भी आपको जानना चाहिए इसके बारे में। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो केसी, सेंटी, मिली कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, केसी, इसको क्या कहेंगे, सेंटी, इसको क्या कहेंगे, मिली, इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नैनो, इसको एंगस्ट्रॉम, क्या कहते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्मी, फर्मी कह देते हैं इसको हम लोग, पिको और फर्मी कह देते हैं इसको। इस तरह से आप देखेंगे कि हमको ये भी जानना होता है। अब यहां पर आप देखेंगे 10 टू पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू पावर -6, नैनो का मतलब हो गया 10 टू पावर -9, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 टू पावर -10, पिको का मतलब हो गया 10 टू पावर -12, फर्मी का मतलब हो गया 10 टू पावर -15। ये क्या है, छोटी इकाइयां हैं, ये क्या है आपकी बड़ी इकाइयां हैं। जैसे यहाँ पे -9 तो नैनो, यहाँ पे 10 टू पावर 9 तो क्या हो गया, यहाँ पर ये गीगा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि वो आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के थोड़ा पूछेगा तो आप कैसे करोगे। जैसे 1 नैनो में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनो कितने मीटर के बराबर होता है, तो आप आसान बता देंगे 10 टू पावर -9 मीटर। लेकिन अगर वहां पर 10 टू पावर -9 नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, तो आपको वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आपको वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 1 नैनो बराबर होता है 1 बिलियंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, 1 मीटर का क्या होता है, अरबवां हिस्सा होता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 मीटर के अरबवें हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, 1 नैनो कहते हैं। यानी कि 1 मीटर ले लीजिए आप, उसके 1 बिलियंथ आप क्या करिए, पार्ट करिए,
जो एक पार्ट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 नैनो कहलाएगा। अगर आ जाए कि 1 माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन मीटर का कौन सा भाग है, तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 10 लाखवां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, 10 लाखवां हिस्सा होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है, 1 नैनो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आपको उलट फेर करके आपसे यहां पर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है 10 टू पावर -15 मीटर का एंगस्ट्रॉम में मान क्या होगा। अगर मान लो पूछ लिया गया यहां पर 10 टू पावर -15 मीटर का एंगस्ट्रॉम में मान क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ 10 टू पावर -15 मीटर का एंगस्ट्रॉम में मान क्या होगा, तो आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाता है 10 टू पावर -10, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या 10 टू पावर -5 मीटर बचेगा। तो 10 टू पावर -15 में 10 टू पावर -5 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वहां पे कैलकुलेशन करना होगा। नैनो स्केल क्या होता है अगर पूछ लिया जाए वहां पर, नैनो स्केल क्या होता है, तो नैनो स्केल होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की जो रेंज होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नैनो स्केल कहते हैं। यानी कि 10 टू पावर -9 10 टू पावर -9 मीटर से लेकर के 10 टू पावर -7 मीटर तक की जो रेंज है, 10 टू पावर -9 से 10 टू पावर -7 की जो रेंज होगी वो क्या कहलाती है आपकी, नैनो स्केल कहलाती है। इसी नैनो स्केल का यूज हम क्या करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं, जो हम लोग आगे टेक्नोलॉजी में पूरा कोर्सेज का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और जो दूरी के जो बड़े मात्रक हैं उन पे चर्चा हम लोग करेंगे। द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक हैं जैसे चंद्रशेखर लिमिट वगैरह है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करके और नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, मोशन पे आ जाएंगे, गति पे आ जाएंगे। इस तरह से हम, और अगर इस टॉपिक में जो आज पढ़ाया गया है अगर आपको कोई डाउट्स हो या कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और कोई सुझाव अगर आपको होगा तो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर आपको चीज़ें प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।